नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भूपेंद्र रजनीकांत पटेल गुजरात के अगले मुख्यमंत्री होंगे। शपथ ग्रहण समारोह कल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पैरालंपिक दल से लोगों को खेल के अलावा अन्य क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने को कहा। प्रधानमंत्री ने पैरालंपिक दल के अदम्य साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति की प्रशंसा की, पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। देश ने 74 करोड़ कोविड टीके लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.51% हुई। देश भर में मेडिकल स्नातक पाठ्यक्रमों की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। केंद्र ने असम में 7 नए एकलव्य विद्यालय खोलने का निर्णय लिया। अरविंद केजरीवाल फिर से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक चुने गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने पहले 2 लाख विद्यार्थियों का फिट इंडिया क्विज का पंजीकरण शुल्क माफ किया। और अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज शीर्ष वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविच का मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त डेनियल मेदवेदेव से। समाचार संध्या में धर्मेंद्र के साथ मैं मुकेश कुमार। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र रजनीकांत पटेल गुजरात के अगले मुख्यमंत्री होंगे। राज्य के निवर्तमान मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने पार्टी के विधायक दल की बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव किया, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर ने अहमदाबाद की घाटलोडिया सीट से विधायक श्री पटेल को भाजपा विधायक दल का नया नेता घोषित किया। इस अवसर पर श्री पटेल ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। मेरे पर जो विश्वास रखा है, वो विश्वास को बिना टूटे हुए विकास के जो काम बाकी है वो आगे बढ़ाएंगे और संगठन को साथ में लेके आगे बढ़ाएंगे। श्री पटेल आज शाम गांधीनगर में राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मिले और उन्हें राज्य में भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने का पत्र सौंपा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल ने बताया कि नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह कल होगा। हालांकि मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह बाद में होने की संभावना है। संगठन में विचार विमर्श के बाद नए मंत्रियों की घोषणा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि साधारण सामाजिक पृष्ठभूमि के श्री पटेल अहमदाबाद विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और अहमदाबाद नगर निगम की स्थायी समिति के प्रमुख भी रहे हैं। 59 वर्षीय श्री भूपेंद्र पटेल गुजरात के 70वें मुख्यमंत्री बनेंगे। वे श्री विजय रूपाणी के अनुगामी बनेंगे, जिन्होंने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दिया था। श्री पटेल 2017 में अहमदाबाद शहर की घाटलोडिया सीट से पहली बार विधायक चुने गए थे। श्री पटेल गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल के करीबी माने जाते हैं। भाजपा विधायक दल के नेता चुने जाने के तुरंत बाद श्री पटेल के परिवारजनों, मित्रों और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जश्न मनाया गया। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे सरकार के विकास कार्यों को आगे ले जाएंगे और उसके ऊपर रखे गए विश्वास को टूटने नहीं देंगे। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुने जाने के लिए भूपेंद्र पटेल को शुभकामनाएं दी हैं। श्री शाह ने एक ट्वीट में भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन और श्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में राज्य नई ऊर्जा और उत्साह से विकास यात्रा जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि गुजरात सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में अग्रणी बना रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भूपेंद्र पटेल को गुजरात के भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई दी है। श्री नड्डा ने एक ट्वीट में विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में श्री पटेल गुजरात की विकास यात्रा को नई ऊर्जा और गति प्रदान करेंगे तथा पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ जन कल्याण के लिए कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक खिलाड़ियों से कहा है कि वे आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए
खेल के अतिरिक्त कुछ अन्य क्षेत्रों को चुनें और लोगों को प्रेरित करने तथा बदलाव लाने में उनकी सहायता करें। ये आजादी के 75 साल है और 2023 15 अगस्त तक हम इसको मनाने वाले हैं और 24 में आपको पेरिस जाना है। तो एक प्रकार से आजादी का अमृत महोत्सव, ये पूरा कार्यकाल आप लोग देश को क्या दे सकते हैं, देश को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, आपके आसपास के लोगों को, स्कूल के लोगों को और बच्चों को और नौजवानों को कुछ न कुछ संकल्प कीजिए। इस आजादी के अमृत महोत्सव में मेरी खेल जगत के उपरांत अतिरिक्त मैं कोई एकाध जिम्मा लूं और मैं उसको पूरी तरह समय दूं, सप्ताह में 1 घंटा, महीने में 1 घंटा, जो भी अपनी सुविधा। लोग आपकी बात को, आपके व्यवहार को बहुत स्वीकार करें और देश में बदलाव लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पैरालंपिक दल के अदम्य साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा कि कड़ी मेहनत के बल पर इन खिलाड़ियों ने प्रतिष्ठा हासिल की है। इस कारण लोग उनकी बात सुनेंगे और उनके विचारों को स्वीकार करेंगे। इस तरह वे देश में बदलाव लाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के साथ पिछले सप्ताह अपने आवास पर एक कार्यक्रम का वीडियो शेयर किया। श्री मोदी ने खिलाड़ियों को पूरा सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। आपके पास बहुत कुछ है देश को देने के लिए और आपके जीवन को लोग बड़े गर्व से देखेंगे। पहले क्या था, कल क्या था, वो सब छोड़ दीजिए। आने वाली कल आपके लिए बहुत उज्जवल है और इसका पूरा फायदा उठाइए। मैं हर पल आपके साथ। आपके सपने, यही हमारे सपने हैं। वो सपने साकार करने के लिए मैं जहां हूं, जो भी जिम्मेवारी है, मैं कुछ न कुछ करता रहूं। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मेरी तरफ से फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इस अवसर पर इन पैरालंपिक खिलाड़ियों ने अपने अनुभव और चुनौतियों के बारे में बताया। उन्होंने हमेशा सहायता और प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री की प्रशंसा की। भारत ने पैरालंपिक खेलों में इस बार सबसे अधिक 54 खिलाड़ियों का दल भेजा था। भारत ने इन खेलों में 19 पदक जीतकर इतिहास रचा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में अब तक 74 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार ने अभी तक 72 करोड़ 21 लाख से ज्यादा कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 28,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है और 34,000 से अधिक रोगी ठीक हुए हैं। वर्तमान में स्वस्थ होने की दर 97.51% है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोविड के 3,623 नए रोगी सामने आए, जिससे संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 6,49,000 से ज्यादा हो गई है। राज्य में कोविड से मरने वालों की संख्या 1,38,000 से ज्यादा हो गई है। स्वस्थ होने वालों की संख्या भी 63,05,000 से अधिक है। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.04% है। केरल में आज कोविड के 20,240 मरीजों की पुष्टि हुई। राज्य में संक्रमण दर 17.51% है। 29,710 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। इस समय राज्य में 2,22,225 कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बीच केरल में निपाह वायरस फैलने का डर लगभग समाप्ति की ओर है। 20 और व्यक्तियों के परीक्षण के परिणाम नेगेटिव आए हैं, जिससे कुल नेगेटिव नमूनों की संख्या 108 हो गई है। हालांकि 65 लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। उनमें से किसी में भी रोग के लक्षण नहीं दिखाई दिए हैं। पशु कल्याण विभाग द्वारा चमगादड़ और बकरियों के लिए गए नमूनों की जांच रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आज बेंगलुरु में 120 वाहनों को झंडी दिखाई। ये वाहन आरोग्य कवच 108 योजना के अंतर्गत 710 एम्बुलेंस बेड़े का हिस्सा होंगी। इसके बाद राज्य में 275 एम्बुलेंस हो जाएंगी, जिनमें अत्याधुनिक जीवन रक्षक उपकरण लगे होंगे। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं।
मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नेट यूजी 2021 आज देश में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित की गई। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक था। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों के तापमान की जांच की गई और उन्हें N95 मास्क तथा सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने देश और विदेश के 202 शहरों के विभिन्न केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की। केंद्र ने असम में 7 नए एकलव्य विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज गुवाहाटी में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ बैठक के बाद एक ट्वीट में ये जानकारी दी। जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय कला और शिल्प को बढ़ावा देने के साथ ही जनजातीय लोगों को आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए 400 वन धन विकास केंद्र स्थापित करेगा। इसके अलावा दोनों नेताओं ने राज्य में 5 जनजातीय फूड पार्क बनाने के बारे में भी चर्चा की। केंद्रीय मंत्री श्री मुंडा ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को वन धन पुरस्कार 2020-21 भी प्रदान किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज आम आदमी पार्टी के फिर से राष्ट्रीय संयोजक चुन लिए गए। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने शीर्ष पद के लिए उनका निर्विरोध चुनाव किया। श्री केजरीवाल के साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता पंकज गुप्ता राष्ट्रीय सचिव और एनडी गुप्ता राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी चुने गए। उत्तराखंड में कांग्रेस के विधायक राजकुमार आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्हें नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में पार्टी मुख्यालय में भाजपा में शामिल किया गया। श्री राजकुमार पुरोला विधानसभा क्षेत्र से चुने गए हैं। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया क्विज के लिए पहले 2 लाख स्कूली छात्रों का निःशुल्क पंजीकरण करने की घोषणा की है। मंत्रालय ने बताया कि 1 लाख स्कूलों से नामांकित पहले 2 लाख छात्रों को क्विज पंजीकरण के लिए 225 रुपए की भागीदारी शुल्क नहीं देनी होगी। इसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अधिकतम 2 छात्रों को क्विज के लिए निःशुल्क नामांकित कर सकता है। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि स्कूली बच्चों में फिटनेस और खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा प्रत्येक अतिरिक्त छात्र को स्कूल द्वारा पहले 225 रुपए के शुल्क के बजाय 50 रुपए के मामूली शुल्क पर नामांकित किया जा सकता है। फिट इंडिया क्विज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित फिट इंडिया मूवमेंट के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है। खेल मंत्री ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में फिट इंडिया क्विज का शुभारंभ किया, जो कि खेल और फिटनेस पर पहली बार राष्ट्रव्यापी क्विज है। राष्ट्रव्यापी क्विज में 3 करोड़ 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि रखी गई है। इसका प्रसारण राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए मेरठ जिले के मेजर मयंक बिश्नोई के परिजन को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आज लखनऊ में मेजर बिश्नोई को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उनके परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। कोविड-19 से बचाव के आसान उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भूपेंद्र रजनीकांत पटेल गुजरात के अगले मुख्यमंत्री होंगे। शपथ ग्रहण समारोह कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पैरालंपिक दल से लोगों को खेल के अलावा अन्य क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने को कहा। प्रधानमंत्री ने पैरालंपिक दल के अदम्य साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति की प्रशंसा की, पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। देश ने 74 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.51% हुई। देशभर में मेडिकल स्नातक पाठ्यक्रमों की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। केंद्र ने असम में 7 नए एकलव्य विद्यालय खोलने का निर्णय लिया।
अरविंद केजरीवाल फिर से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक चुने गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने फिट इंडिया क्विज का पहले 2 लाख विद्यार्थियों का पंजीकरण शुल्क माफ किया और अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज रात शीर्ष वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविच का मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त डेनियल मेदवेदेव से होगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज भारत के महान साहित्यकार महाकवि सुब्रमण्यम भारती को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक फेसबुक पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि सुब्रमण्यम भारती बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वे राष्ट्रवादी पत्रकार, कवि, लेखक, समाज सुधारक थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने तमिलनाडु के स्वतंत्रता सेनानियों के संदेशों का प्रसार करने वाली मोबाइल वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। वित्त मंत्री ने तुतीकोरिन के आजादी का अमृत समारोह में महाकवि सुब्रमण्यम भारती को श्रद्धांजलि अर्पित की। चीन की राजधानी पेचिंग में आज पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ गणेश उत्सव मनाया गया। पेचिंग मराठी मित्र मंडल के नेतृत्व में आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में समारोह मनाए गए। भारतीय दूतावास परिसर में आयोजित कार्यक्रमों में भारतीय समुदाय के सदस्यों और कई अन्य विदेशियों ने भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन के वे शब्द, नारे और कविताएं जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार करने का काम किया, ऐसे शब्दों और लेखन से आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है। धरोहर हमारे परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक सोमवार को शाम 4:45 बजे प्रसारित किया जाता है। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास, तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज हम बात करेंगे 3 बहादुर महिलाओं की जिन्होंने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। ये वीरांगनाएं थीं तमिलनाडु की वेलू नाचियार और कोयली तथा उत्तर प्रदेश की सुभद्रा कुमारी चौहान। वीर मंगई यानी बहादुर महिला वेलू नाचियार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जंग का बिगुल फूंकने वाली पहली भारतीय महारानी थी। वे 1780 से 1790 तक तमिलनाडु में शिवगंगा की महारानी रहीं। रामनाथपुरम की राजकुमारी वेलू नाचियार युद्ध शैली के अनुकूल हथियारों के उपयोग सहित लड़ाई की अनेक विधियों तथा वल्लरी, सिलंबम जैसे मार्शल आर्ट, घुड़सवारी और तीरंदाजी में प्रशिक्षित थी। वे कई भाषाएं जानती थीं और फ्रेंच, अंग्रेजी तथा उर्दू जैसी भाषाओं में पारंगत थीं। जब युद्ध में उनके पति मुत्तु वडुगनाथ पेरियावुडिया तेवर की अंग्रेज सैनिकों ने हत्या कर दी तो वेलू नाचियार युद्ध के मैदान में उतर गईं। इस अवधि के दौरान वेलू नाचियार ने सेना का गठन किया और 1780 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अभियान शुरू करने के उद्देश्य से हैदर अली के साथ गठबंधन के प्रयास किए। जब वेलू को मालूम हुआ कि अंग्रेज अपने हथियार कहां रखते हैं तो उन्होंने उस जगह आत्मघाती हमले की योजना बनाई और सारा भंडार जला दिया। उन्होंने अपने पति के राज्य को पुनर्गठित किया और 10 से अधिक वर्ष तक वहां शासन किया। 25 दिसंबर 1796 को वेलू नाचियार का निधन हो गया।
महारानी वेलु नाचियार की सेनापति कोइली को भारतीय इतिहास की पहली महिला शहीद माना जाता है। कोइली का जन्म 18वीं सदी में शिवगंगा जिले में हुआ था। वे वेल्लू नाचियार की समर्पित कमांडर थीं और उन्होंने कई बार वेल्लू की जान बचाई। कोइली की निष्ठा और बहादुरी देखकर उसे सेना की महिला इकाई का कमांडर इन चीफ बना दिया गया। 1780 में ईस्ट इंडिया कंपनी के किले पर हमला करते समय कोइली ने अपने शरीर पर घी मला और स्वयं को आग लगाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के शस्त्र भंडार में छलांग लगा दी। इस तरह उन्होंने वेलु नाचियार की जीत सुनिश्चित की। जानी मानी कवयित्री और स्वाधीनता सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद जिले के निहालपुर में हुआ था। जब उनकी पहली कविता प्रकाशित हुई तो सुभद्रा कुमारी की उम्र केवल 9 वर्ष थी। वे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गई और लोगों को स्वाधीनता आंदोलन में शामिल होने को प्रेरित करने के लिए कविताओं का उपयोग किया। सुभद्रा कुमारी चौहान को बहुचर्चित देशभक्ति की कविता झांसी की रानी के लिए जाना जाता है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। ये हिंदी साहित्य में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली कविताओं में शामिल है। अपनी कविताओं और कहानियों के माध्यम से उन्होंने स्त्री पुरुष भेदभाव और जाति प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। सुभद्रा कुमारी चौहान 1923 में पहली महिला सत्याग्रही बनी। उन्हें 1924 से 1942 के दौरान स्वाधीनता संघर्ष में 2 बार गिरफ्तार किया गया। 15 फरवरी 1948 को सड़क दुर्घटना में 44 वर्ष की उम्र में सुभद्रा कुमारी का निधन हो गया। उनकी 88 कविताएं और 46 लघु कथाएं प्रकाशित हुईं। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी का अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsavquiz@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। श्रोता आजादी का अमृत महोत्सव क्विज के उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी ने महाराष्ट्र महिला आयोग में सदस्यों की तत्काल नियुक्ति की मांग की है। मुंबई के साकीनाका इलाके में एक महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले का संज्ञान लेते हुए आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने आज साकीनाका इलाके का दौरा और पीड़िता के परिजनों से भेंट की। महिला आयोग का दल दिल्ली लौटने पर रिपोर्ट सौंपेगा। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज सर्बिया के नोवाक जोकोविच का सामना रूस के डेनिल मेदवेदेव से होगा।
सेमीफाइनल में जोकोविच ने अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हराया था। इस बीच ब्रिटेन की एमा रादुकानु ने कनाडा की लेला फर्नांडीज को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब जीता। 53 वर्षों में यह खिताब जीतने वाली वे ब्रिटेन की पहली महिला हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के राफियाबाद क्षेत्र में कल रात बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई और 1 लापता हो गया। आपदा प्रबंधन के अधिकारी ने बताया कि बादल राफियाबाद के ऊपरी हिस्से हमाम मरकूत क्षेत्र में फटा। इससे गुज्जर बकरवाल समुदाय के 4 लोग मारे गए। अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और मध्यम वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और तेज बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। चेन्नई में तापमान 28 से 36 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। कोलकाता में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। श्रीनगर में तापमान 15 और 25 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। जम्मू में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। लेह में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। गिलगित में भी आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। तापमान 15 और 36 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्वोत्तर के ज्यादातर शहरों गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, आइजोल, कोहिमा, ईटानगर, गंगटोक और अगरतला में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार गरज के साथ बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए मेरठ जिले के मेजर मयंक विश्नोई के परिजन को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आज लखनऊ में मेजर विश्नोई को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उनके परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने मंगोलपुरी इलाके से इंटरनेशनल नारकोटिक ड्रग्स सिंडिकेट के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 30 करोड़ रुपए से अधिक कीमत के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। गिरफ्तार आरोपी नाइजीरिया के नागरिक हैं और वे कोरियर सेवाओं के जरिए दूसरे देशों से हेरोइन भेजते थे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के खानयार क्षेत्र में आतंकवादियों के हमले में राज्य पुलिस के परिवीक्षाधीन उपनिरीक्षक की मौत हो गई। सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है और हमलावरों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में हिंसा और अन्य आपराधिक मामलों से संबंधित जांच में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग 2 अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किए गए हैं। कल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने ये मामले कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश पर दर्ज किए हैं। पहले ये मामले राज्य पुलिस ने दर्ज किए थे। सीबीआई ने कहा है कि इन मामलों की जांच चल रही है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने बड़ी संस्थाओं और सरकारी संगठनों का आह्वान किया है कि वे अक्षय ऊर्जा पद्धतियों को अपनाएं। उन्होंने बड़ी इमारतों की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने और वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने का भी सुझाव दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भूपेंद्र रजनीकांत पटेल गुजरात के अगले मुख्यमंत्री होंगे। शपथ ग्रहण समारोह कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पैरालंपिक दल से लोगों को खेल के अलावा अन्य क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने को कहा। प्रधानमंत्री ने पैरालंपिक दल के अदम्य साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति की प्रशंसा की। पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। देश ने 74 करोड़ कोविड टीके लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.51% हुई। देश भर में मेडिकल स्नातक पाठ्यक्रमों की राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। केंद्र ने असम में 7 नए एकलव्य विद्यालय खोलने का निर्णय लिया। अरविंद केजरीवाल फिर से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक चुने गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने पहले 2 लाख विद्यार्थियों का फिट इंडिया क्विज पंजीकरण शुल्क माफ किया। और अम्बिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज रात शीर्ष वरीयता प्राप्त सर्बिया के नोवाक जोकोविच का मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त रूस के डेनिल मेदवेदेव से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।